आमतौर पर झुग्गी झोपड़ियों को कुछ ऐसा समझा जाता है जो दूर दूसरे देशों या महाद्वीपों में होता है, लेकिन सच ये है कि ऐसे इलाके लगभग हर जगह मौजूद हैं। ये वे स्थान है जहां जीवन धड़कता है पर न नल का पानी आता है, एम्बुलेंस पहुंचती है और सड़क के बजाय बैरकों के बीच सिर्फ एक पगडंडी होती है। हमने दुनिया भर की 10 ऐसी झुग्गी झोपड़ियों को चुना है जिनमें यूरोप की भी एक जगह शामिल है, ताकि ये समझ में आ जाए कि गरीबी और बेबसी ये नहीं पूछती कि आप कहां रहते हैं। रियो की फावेलें ढलानों पर विशाल चींटियों के टीलों जैसी दिखती हैं। घर सटे हुए एक के ऊपर एक बिना किसी योजना के बने हैं। गलियां संकरी हैं, अक्सर ये बस सीढ़ियां होती हैं जिन पर गाड़ी चलाना असंभव है। पानी समय सारणी के अनुसार आता है, बिजली सीधे लाइन से चुराई जाती है, कचरा अनियमित रूप से उठाया जाता है। कई फावेलों में अपनी व्यवस्था चलती है, पुलिस नहीं बल्कि गिरोह जो इलाके को नियंत्रित करते हैं और तय करते हैं कि कौन व्यापार कर सकता है या त्योहार मना सकता है। फिर भी यह अराजकता नहीं है। यहाँ मजदूर विक्रेता नरसे रहते हैं, ऐसे लोग जिनके बिना शहर काम नहीं कर सकता। यही लोग रेस्तरां में खाना बनाते हैं, से चलाते हैं, दफ्तरों की सफाई करते हैं। यह एक सीमा पर जीवन है जहां आप शहर का उपयोग करते हैं लेकिन खुद उसमें फिट नहीं होते। किबेरा केन्या की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है और दुनिया की सबसे प्रसिद्ध बस्तियों में से एक है। यहाँ लाखों लोग रहते हैं लेकिन उनकी सही संख्या कोई नहीं जानता। घर पंजीकृत नहीं है और इलाके की सीमाएं तय नहीं है। यहाँ सीवेज व्यवस्था नहीं है, कचरा नालियों में बहाया जाता है। पूरे मोहल्ले के लिए केवल कुछ ही सार्वजनिक शौचालय हैं। बिजली अस्थायी और अक्सर खतरनाक तारों के जरिए आती है। फिर भी किबेरा अपनी जिंदगी जीता है। यहाँ स्कूल, चर्च, छोटी दुकानें चलती हैं और यहाँ तक कि नाट्य समूह भी हैं। बहुत से लोग गांवों से यहाँ आते हैं। ये उनके लिए शहर के करीब आने, काम खोजने और धीरे धीरे ऊपर उठने का मौका है। भीड़, गंदगी और गरीबी के बीच भी ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन यहाँ हर साल हैजा के प्रकोप और आग लगने की घटनाएं होती रहती हैं और ये याद दिलाता है कि किबेरा में जीना मतलब हमेशा एक संतुलन बनाए रखना है। जब झुग्गी झोपड़ियों की बात आती है तो यूरोप को शायद ही कभी याद किया जाता है, लेकिन नेपल्स के उत्तर में स्कैम्पिया जैसे इलाके हैं जहां गरीबी और अपराध की समस्या दशकों से चली आ रही हैं। विशाल कंक्रीट के मकान जो कभी सरकारी परियोजनाएं थी अब पतन का प्रतीक बन गए हैं। 90 के दशक में यहाँ कैमोर्रा स्थानीय माफिया का राज था जिसने किराए पर घर देने से लेकर सड़कों पर व्यापार तक पूरे इलाके को नियंत्रित कर रखा था। अब कुछ घरों को गिरा दिया गया है, स्कूल और खेल के मैदान खोले गए हैं, लेकिन बदनामी अभी भी बनी हुई है। भले ही आप एक सामान्य परिवार से हों, स्कैम्पिया में आपका पता नौकरी मिलने की संभावनाओं को खराब कर सकता है। ये सिर्फ एक खतरनाक इलाका नहीं बल्कि ये इस बात का उदाहरण है कि कैसे गरीबी जड़ें जमा लेती है, यहां तक कि विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में भी। टोंडो मनीला का सबसे सघन आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ लगभग 10 लाख लोग रहते हैं और कईयों के घर प्लाईवुड तथा टिन की चादरों से बने हैं जिन्हें कुछ दिनों में ही खड़ा कर दिया जाता है। पानी बारी बारी से आता है। बिजली पास के खंभे से अस्थायी तारों द्वारा खींची जाती है। लोग छोटी मोटी दुकानदारी, कचरा बीनकर और ठेले की खाने पीने की चीजों से गुजारा करते हैं। बच्चे बचपन से ही काम करते हैं, प्लास्टिक छांटते हैं, नाश्ता तलते हैं, बड़ों की मदद करते हैं। लेकिन यहाँ भी स्कूल, बाजार और चर्च हैं। मुख्य बात अपनी गली में रहना है। बाहरी लोगों का यहाँ सम्मान नहीं होता। बारिश के मौसम में ये इलाका डूब जाता है, कचरा ऊपर आ जाता है और छतें हवा से उड़ जाती हैं। लेकिन निवासी यहां से नहीं जाते क्योंकि किराया बहुत महंगा है और उनका पूरा जीवन यही है। आपके पड़ोसी हैं, एक परिचित दिनचर्या है और सस्ता भोजन मिलता है, भले ही ये सब गंदगी और गरीबी के बीच हो। तेपिटो एक बाजार, एक इलाका और एक साथ एक किंवदंती है। ये मेक्सिको सिटी के ठीक केंद्र में स्थित है और तस्करी, सस्ते सामान तथा गली मोहल्ले के कानूनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर ब्रांडेड अकड़ों तक सब कुछ कौड़ियों के भाव और बिना किसी गारंटी के खरीदा जा सकता है। इस इलाके को सरकार नहीं बल्कि स्थानीय समूह चलाते हैं जो अपने तरीके से व्यवस्था बनाए रखते हैं। पुलिस यहाँ शायद ही कभी आती है और वो भी सावधानी से। दुकानों के ठीक ऊपर घर होते हैं, अक्सर बिना पानी और उचित वेंटिलेशन के। लोग सचमुच बाजार में ही रहते हैं। कई लोग अनौपचारिक रूप से विक्रेताओं के लिए काम करते हैं या खुद ही बिना टैक्स चुकाए व्यापार करते हैं। ये इलाका दिखाता है कि झुग्गी झोपड़ियां हमेशा प्लाईवुड और मिट्टी की नहीं होती। कभी कभी ये राजधानी के केंद्र में एक पूरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था होती है।
केप फ्लैट्स कोई एक झुग्गी बस्ती नहीं है, बल्कि केप टाउन के दक्षिण में स्थित बस्तियों का एक पूरा समूह है। यहाँ लाखों लोग रहते हैं, जिनमें रंग भेद के समय विस्थापित हुए परिवारों के वंशज भी शामिल हैं। ये क्षेत्र गरीबी, बेरोजगारी और परिवहन की कमी से जूझ रहे हैं। झोपड़ियां जो भी मिल जाए, जैसे लकड़ी के तख्ते, प्लास्टिक, धातु की चादरें, उन्हीं से बनाई जाती हैं। बिजली कई दिनों तक गायब रह सकती है। पानी दर्जनों घरों के लिए एक ही नल से आता है। अपराध का स्तर युद्ध जैसा है, लेकिन भीतर जीवन है। बच्चे रेत पर दौड़ते हैं, महिलाएं बेक्ड सामान बेचती हैं, पड़ोसी एक दूसरे की मदद करते हैं। मुख्य समस्या अलगाव है। केंद्र तक पहुंचना बहुत दूर है, बसें ठीक से नहीं चलती और काम ढूंढना मुश्किल है। लेकिन यहां भी लोग घर बनाते हैं, पेड़ लगाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि वे कुछ बेहतर चाहते हैं। धारावी सिर्फ एक झुग्गी बस्ती नहीं है, ये एक खुली हवा वाली फैक्ट्री है। यहाँ 2.5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 10 लाख लोग रहते हैं। लोग कुम्हारों की दुकानों, चमड़े के कारखानों में काम करते, हैंडबैग सिलते, हैंडसाबुन बनाते हैं और प्लास्टिक रिसाइकिल करते हैं। यहाँ हर मीटर जगह का उपयोग होता है, माइनस चाहे वो रहने के लिए हो या व्यवसाय के लिए। धारावी में रहना कठिन है। संकरे रास्ते, साझा शौचालय, गर्मी, उमस और गंदा पानी। लेकिन कई झुग्गियों के विपरीत यहाँ लोगों के पास काम है और वे उससे चिपके रहते हैं। इस इलाके को ढहाने की कई योजनाएं थी, लेकिन निवासी अपने द्वारा बनाए गए को खोने से डरते हैं। और जब तक शहर में निवेशक खोजे जा रहे हैं, धारावी काम करना, लोगों को खिलाना और शिक्षित करना जारी रखता है। ये ग्रह पर सबसे घनी आबादी वाले, मेहनती और जीवंत स्थानों में से एक है। पेटारे काराकास की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है, जो पहाड़ियों पर फैली हुई है। यहाँ घर एक दूसरे से सटे हुए बने हैं, सड़कें, सीढ़ियां हैं और छतें लोहे की चादरों से बनी हैं। देश में आर्थिक संकट ने गरीबी को और भी गहरा कर दिया है। पानी बैरलों में लाया जाता है, बिजली अस्थिर रहती है और भोजन कूपनों से या निजी विक्रेताओं से मिलता है। अधिकारी यहाँ लगभग नहीं आते और इलाके स्थानीय गिरोहों के बीच बटे हुए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉफी हाउस खुलते हैं और छतों पर संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लोग हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे हैं, वे खुद को ढाल रहे हैं। सबसे मुश्किल बात परिस्थितियां नहीं, बल्कि असुरक्षा की निरंतर भावना है। रात में गोलियों की आवाजें, दिन में लूटपाट, आग लगने या बिजली कटने के कारण सब कुछ खोने का डर। लेकिन जाने के लिए कोई और जगह नहीं है, क्योंकि अक्सर कोई दूसरा विकल्प होता ही नहीं। फेरेंटारी बुखारेस्ट का एक श्रमिक बहुल इलाका है, जो समय के साथ गरीबी और अव्यवस्था का प्रतीक बन गया है। सोवियत काल में यहाँ कारखाने के श्रमिकों के लिए आवास बनाए गए थे, लेकिन अर्थव्यवस्था के ध्वस्त होने के बाद घर जीर्ण शीर्ण हो गए, काम कम हो गया और गरीबी और गहरी हो गई। अब फेरेंटारी में कई परित्यक्त अपार्टमेंट, अस्थायी निर्माण और अनौपचारिक कचरा ढेर हैं। कचरा अनियमित रूप से उठाया जाता है। युवाओं को बेरोजगारी और बदनामी का सामना करना पड़ता है। यदि आप फेरेंटारी से हैं तो आपको किराए पर मकान या नौकरी से मना किया जा सकता है। शहर स्थिति बदलने की कोशिश कर रहा है, कैमरे लगा रहा है, रोशनी की व्यवस्था कर रहा है, स्कूलों की मदद कर रहा है, लेकिन सामाजिक माहौल धीरे धीरे बदल रहा है। और यूरोप में भी ऐसी जगहें हैं जहां जीवन कठिन है और गरीबी कोई अस्थायी स्थिति नहीं, बल्कि व्यवस्था का एक हिस्सा है। पोर्ट मॉरिसबी एक ऐसी राजधानी है जहां आधिकारिक तौर पर सब कुछ ठीक बताया जाता है, लेकिन शहर के किनारों पर अनौपचारिक बस्तियां पनप रही हैं। लोग दलदलों और ढलानों के किनारे लकड़ी और धातु की चादरों से घर बनाते हैं। पानी नाले से आता है, न बिजली है, डामर। बारिश के बाद सड़कें कीचड़ में बदल जाती हैं और बच्चे घुटनों तक कीचड़ में धंसे स्कूल जाते हैं। न एम्बुलेंस आती है और न ही पुलिस, बल्कि हर इलाके का नियंत्रण उसका अपना मुखिया करता है, जिसके पास लोग झगड़े या बीमारी के समय जाते हैं। सब कुछ आपसी विश्वास और पड़ोसियों की मदद पर टिका है। जब बंदरगाह पर कोई जहाज आता है तो काम मिलता है और सब कुछ जीवंत हो उठता है। जब नहीं आता तो सन्नाटा और भूख छा जाती है। ये दुनिया का एक छोर है, लेकिन समस्याएं वही हैं: गरीबी, अलगाव और अस्तित्व के लिए संघर्ष।